अब्दुल अजीज़ को अपने ओहदे पर नाज था और उसकी असल ताकत तो ये थी कि पक्का बेगैरत और अफसरों की जूतियां चाटने वाला था। अगर आप फौजी सर्विस के माहौल को नहीं जानते तो आप समझ नहीं सकते कि एक दर्जा ऊपर ओहदे वाला आदमी नीचे दर्जे के ओहदे वाले को कितना और किस तरह नुकसान पहुंचा सकता है। अंग्रेज अफसर सच्चे आदमी को पसंद करते थे या नहीं, ऊपर अल्लाह की ज़ात थी जो झूठे और बदकार को एक ना एक दिन ज़रूर पकड़ता है। मैंने आपको पहले बताया है कि वलंदेजी औरतों में पेशावर तवाइफें भी शामिल हो गई थीं, जिनके अंदर बड़ी ख़तरनाक बीमारियां भी थीं। मैंने ऐसी 2 बीमारियों के नाम भी बताए थे, एक है आतिशिक और दूसरी है सोजाक। ये बीमारियां कुछ फ़ौजियों में पैदा हो गई थीं। ये उन्हीं फ़ौजियों को लगी थीं जो अब्दुल अजीज़ की तरह बदकारी के आदी हो गए थे। जिस फौजी को ये बीमारी लगती थी, ये उसका जुर्म तस्वुर किया जाता था, जिसका मतलब ये लिया जाता कि वो गलीज़ औरतों के पास जाता है। उसका इलाज तो होता था, लेकिन उसकी कुछ सज़ा भी मुकर्रर थी। उसे सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी यानी खुद पैदा करदा ज़ख्म या बीमारी कहते थे। यही बीमारी अब्दुल अजीज़ को भी लग गई थी। ये सोजाक थी। पहले तो वो इस बीमारी को छुपाता रहा। जो फौजी उस बीमारी में मुब्तला होते थे वो इसी तरह करते थे, बीमारी को छुपा लेते थे और चोरी छुपे इलाज करवाने की कोशिश करते थे, जो होता नहीं था। अब्दुल अजीज़ तो हवालदार मेजर था, इसलिए उसे अपनी इज्जत का और ओहदे का ज़्यादा ख्याल था, लेकिन बीमारी को उससे कोई गर्ज नहीं थी कि उस शख्स का ओहदा क्या है। छुपाने का नतीजा ये हुआ कि बीमारी अंदर ही अंदर फैल गई और जड़ पकड़ गई। अब्दुल अजीज़ शराब का आदी था। ये बीमारी अंदर ही अंदर रहती है। शराब ने और उस बीमारी ने अब्दुल अजीज़ को गिरा दिया, फिर भी उसने बीमारी छुपाने की कोशिश की। अब्दुल अजीज़ रोज़ बरोज़ कमज़ोर होता ही चला गया और चंद दिनों में नौबत यहाँ तक पहुंची कि वो एक रोज़ चलते चलते गिर पड़ा। तब सबको पता चला कि उसके अंदर से क्या हशर हो रहा है। उसे डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने जब उसकी हालत देखी तो अब्दुल अजीज़ से कहा कि तुम अब किसी काबिल नहीं रहे और ये बीमारी लाइलाज हद तक पहुंच चुकी है। डॉक्टर ने उसे यह कहा कि अगर तुम अपने वतन और अपने घर पहुंच गए तो अपनी बीवी और बच्चों से दूर रहना, वरना वो भी इस मर्ज में मुब्तला हो जाएंगे। फिर देखिए अल्लाह ने उसे क्या सज़ा दी। मैं तो कहता हूँ कि बदकार औरतों के पास जाना और उनके साथ ताल्लुकात रखना तो गुनाह था ही, लेकिन अब्दुल अजीज़ का असल गुनाह ये था कि उसने एक मुसलमान लड़की की इज्जत पर हाथ डाला था, और लड़की भी वो जो अल्लाह के नाम पर काफिरों के खिलाफ लड़ने वाली थी। एक रोज़ पता चला कि अब्दुल अजीज़ के सारे जिस्म पर फिंसियाँ सी फूट आई हैं और उसके करीब जाओ तो बदबू आती है। मैंने एक रोज़ उसे हस्पताल के खैमे में जाकर देखा तो वो लाश बना हुआ था और उसके चेहरे पर भी मोटी मोटी फिंसियाँ निकल आई थीं। मुझे देखकर उसके आंसू बह निकले। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ हिले और आवाज़ ना निकली। मैं वापस आया तो 3 घंटों के बाद इत्तला मिली कि अब्दुल अजीज़ तड़प तड़प कर मर गया है। उसे वहीं कैंप से ज़रा दूर दफन कर दिया गया था। नमाज जनाजा का ऐलान हुआ था, लेकिन बटालियन के कई मुसलमान उसका जनाजा पढ़ने नहीं गए। कोई सिपाही मर जाता था तो बटालियन के तमाम मुसलमान नमाज जनाजा पढ़ा करते थे और हर एक की आंखों में आंसू तो ज़रूर ही होते थे। वतन से दूर परदेश की मौत सब के लिए बड़ी दर्दनाक होती थी, लेकिन अब्दुल अजीज़ का जनाजा बटालियन के बमुश्किल आधे मुसलमानों ने पढ़ा होगा। इंडोनेशियन मुसलमानों की जंग आज़ादी अरूज पर पहुंच गई थी। इंडियन आर्मी के अलावा अमेरिका और बरतानिया की अफवाज वहां पहले ही मौजूद थीं और इस इस्लामी जंग आज़ादी को दबाने की इंतहा दर्जा तक कोशिशें कर रही थीं। लेकिन इंडोनेशियन मुजाहिदीन ने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी थी कि अमेरिका ने अपनी एक ख़ास फ़ौज, जिसे बहरी फ़ौज कहा जाए तो ठीक होगा, इंडोनेशिया में भेज दी। ये थी उसकी मैरीन फोर्स, जिसे अमेरिका वाले क्रैक फोर्स कहते हैं। फ़ज़ाई हमलों का तो ये आलम हो गया था कि हमें फ़ज़ा में लड़ाका बमबार तैयारे जाते और आते नज़र आते ही रहते थे और दूर दूर से बमों के धमाकों की आवाज़ें भी आती थीं। मैं पहले बता चुका हूँ कि इंडोनेशियन मुसलमानों की जंग आज़ादी का पस मंज़र क्या था, लेकिन यहाँ मज़ीद मालूमात पेश करना ज़रूरी समझता हूँ। पहली बात तो यह है कि ये सलीबी ताकतें किसी कीमत पर इस सूरत हाल को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी कि एक और इस्लामी मुल्क मार्ज़ वजूद में आ जाए। एंग्लो अमरीकी ब्लॉक को वलंदेजियों के साथ और कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक तो वो मुसलमानों की जंग आज़ादी को कुचलना चाहते थे और इसी बहाने वो मुसलमानों की नस्ल कुशी भी कर रहे थे कि यह खिता मुसलमानों का खिता ना रह सके। कोई नहीं जानता कि अरब ममालिक के तेल पर पहले अंग्रेज़ काबिज थे और फिर अमरीकी कंपनियों ने तेल के उस समुंदर पर जा कब्जा किया, और अब ये हालत है कि अरब ममालिक अमरीका के ग़ुलाम बन चुके हैं। उन दोनों सलीबी मुल्कों की शुरू से ही यही कोशिश रही है कि जहाँ कहीं ज़मीन ख़जाने उगलती है वहाँ जाकर उस ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया जाए। ये दोनों मुल्क इन कोशिशों में कामयाब चले आ रहे हैं। नक्शे पर इंडोनेशिया की जोग्राफियाई और ज़मीनी कैफियत देखें तो हैरत होती है
कि ऐसे मुल्क पर हुकूमत किस तरह की जाती है और शहरी इंतजामात किस तरह रवा दवा रखे जा सकते हैं। ये मुल्क 17,000 छोटे बड़े जजीरों पर मुश्तमिल है। उनमें जावा, सुमाट्रा, बोर्नियो जैसे बड़े जजीरे भी हैं और इतने छोटे छोटे जजीरे भी जो नक्शे पर नजर ही नहीं आते। लेकिन ये खिता जो 17,000 जजीरों पर मुनकसिम और कटा हुआ है, मादनी दौलत से माला माल है। यहाँ से तेल, पेट्रोल और कुदरती गैस बेअंदाज निकलती है और ये अशिया गैर ममालिक को बरामद भी की जाती हैं। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा प्लाईवुड इंडोनेशिया में होता है। ये भी जहन में रखें कि इंडोनेशिया का ये सारा मुल्क 2/3 जंगलात है और 1/3 किसी हद तक मैदानी। बहुत से इलाके पहाड़ी भी हैं। उन जंगलात से जो लकड़ी हासिल होती है उसमें प्लाईवुड के अलावा संदल, देवदार और दीगर इमारती लकड़ी की बहुतात है। ये तमाम लकड़ी बरामद होती है। इंडोनेशिया में सोने के ज़खायर भी हैं और पीतल, जस्त, रबड़ और टीन का तो कोई शुमार और हिसाब ही नहीं। ये तमाम मादनियात बरामद की जाती हैं। ये है वो ज़मीन की दौलत जिसे अमेरिका और बरतानिया छोड़ना नहीं चाहते थे और इसके साथ ही उनका मसला ये था कि इस्लामी मुल्क बन गया तो ये सारी दौलत मुसलमानों के काम आएगी और इंडोनेशिया अरब ममालिक की तरह एक और इंतहाई अमीर मुसलमान मुल्क होगा। हकीकत यह है कि दौलत के लिहाज से इंडोनेशिया अरब ममालिक से ज़्यादा अमीर मुल्क है। इंडोनेशिया की जंग आज़ादी के लीडर अहमद सुकार्नो वगैरह उस दौलत से वाकिफ थे और उनमें इस्लामी जज्बा तो था ही। वो इस कोशिश में थे कि जीते जी अपनी ज़मीन की ये दौलत सलीबियों के हवाले नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ कि मेरे सामीन पुरअसरार, चस्केदार और सनसनी फेज़ वाक़यात और कहानियाँ सुनना चाहते हैं। मैं आपको ये कहानियाँ सुना भी चुका हूँ और आगे चलकर सुनाऊंगा भी। लेकिन इंडोनेशिया की जंग आज़ादी की दास्तान कोई चस्केदार कहानी नहीं कि उससे अलिफ लैला की कहानियों जैसा लुत्फ़ उठाया जा सके। ये उसी जिहाद की और उसी जज्बे की रुदाद है जो इस्लाम ने हमें अता किया है और मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो उस जज्बा जिहाद को ज़िंदा रखे। एक बात जो आगे चलकर कहनी चाहिए थी, मैं यहीं कह देता हूँ। मैंने पहले कहीं कहानी में तफसील से बताया है कि जंग सितंबर 1965 में इंडोनेशिया ने हमारी मदद किस तरह की थी। अब ये सुने कि अमेरिका ने उसे जुर्म करार देकर अहमद सुकार्नो मरहूम को और इंडोनेशियन मुसलमानों को क्या सज़ा दी थी। इंडोनेशिया के पहले सदर अहमद सुकार्नो मरहूम बने थे। बड़े ही जाबिर और मर्द मोमिन इंसान थे। ये सही है कि उनका रुझान रूस की तरफ था और रूस ने उन्हें बहुत ही जंगी साजो सामान दिया था, जिसमें मिग लड़ाका बमबार जदीद तैयारे भी थे। जंग सितंबर 1965 में अहमद सुकार्नो मरहूम ने हुक्म दे दिया था कि ये लड़ाका बमबार तैयारे बिल्कुल तैयार रहें और जूं ही मशरिकी पाकिस्तान से कॉल आए वहां पहुंच जाएं। इंडोनेशिया वालों का दूसरा जुर्म यह था कि यह वाहिद मुल्क था जिसने यूएनओ से अलहदगी इख्तियार कर ली थी और यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में इंडोनेशियन नुमाइंदे ने जो आखिरी तकरीर की थी वो एक लान तान थी जो अमेरिका और दीगर बड़ी ताकतों के मुंह पर मारी गई थी और उसमें कहा गया था कि ये बड़ी ताकतें छोटे मुल्कों को अपना गुलाम बना रही हैं और उनकी दिलचस्पियों और उनके मफादात का कोई ख्याल नहीं। इस तरह इंडोनेशिया ने यूएनओ यानी अक़वाम मुत्तहिदा से कता ताल्लुक़ कर लिया था। फिर ये मुल्क बिल्कुल आज़ाद मुल्क बन गया। 1966 में अचानक इंडोनेशिया के बड़े शहरों ख़ुसूसन जकार्ता में कुछ लोग उठे और उन्होंने लोगों के घरों पर हमले शुरू कर दिया और कत्लेआम शुरू कर दिया। यूं मालूम होता था जैसे उन लोगों को मालूम था कि कौन कौन से ख़ानदान इस्लाम पसंद हैं और उन्हें ख़त्म करना है। इस कदर खून रेजी हुई कि शहरों की गलियों में खून बहने लगा। देखते ही देखते लाखों मुसलमान अपनी औरतों और बच्चों के साथ कट गए। उन फसादियों ने लोगों के घरों में ग्रेनेड फेंके। लाखों मुसलमानों के हाथों कत्ल हुए। हुकूमत तो जैसे समझ ना सकी हो कि ये अचानक हुआ क्या है। उस खून रेजी का लीडर सुहार्तो था जो आज तक इंडोनेशिया का सदर चला आ रहा है। अहमद सुकार्नो को गिरफ्तार करके गुमनामी में फेंक दिया गया और ये फसादी लीडर हुकूमत पर काबिज हो गया। इंकशाफ हुआ कि ये खून रेजी अमरीका ने बदनाम ज़माना तंजीम CIA से करवाई थी। मकसद ये था कि अहमद सुकार्नो की हुकूमत ख़त्म करके वहाँ अमरीका अपनी कठपुतली हुकूमत कायम करे। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस खून रेजी के दौरान ऑल इंडिया रेडियो से मैंने खबरनामे में ये अल्फाज सुने कि अहमद सुकार्नो का एक जुर्म ये भी था कि सितंबर 1965 में उसने पाकिस्तान की बहुत ही मदद की थी जो अमरीका को पसंद नहीं था। अमरीका ने इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत और बड़े बड़े शहरों को मुसलमानों के खून में डबोकर अपनी कठपुतली हुकूमत कायम कर दी और सुहार्तो को सदर बना दिया गया। गौर फरमाएं, सुहार्तो मार्च 1967 में सदर बना था और आज तक वो सदर बना चला आ रहा है। गुजरे हुए 30 वर्षों में इलेक्शन होते चले आए हैं लेकिन सुहार्तो ही सदर मुंतखब होता रहा। कोई जुरत नहीं कर सकता कि उसके खिलाफ वोट दे। गुज़िश्ता साल सुहार्तो ने अपने मुल्क के 3 सफ़ा अव्वल के अखबार रिसाले इस जुर्म में बंद कर दिए थे
कि उन्होंने लिखा था कि मुल्क में करप्शन और सियासी मफाद परस्ती इस कदर बढ़ गई है कि इंडोनेशिया जैसे अमीर मुल्क के अवाम रोटी को तरस रहे हैं। ये है सुहार्तो की डिक्टेटरशिप, जिसे अमेरिका की पुश्तपनाही हासिल है। यहीं पर इक्तफा नहीं किया गया कि अहमद स्वीकारनो को नज़रबंद कर दिया गया, बल्कि इंतहाई घटिया तरीकों से उसकी और उसके ख़ानदान की किरदार कुशी की गई। उसे शराबी जानी कहा गया, जबकि हकीकत ये थी कि उस वक्त इंडोनेशिया एक जंगी ताकत बन गया था और मादनियात की बदौलत अमीर से अमीर तर होता चला जा रहा था और उस मुल्क के अवाम खुशहाल थे। मगर अब वहाँ यह आलम है, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बान मेरी। पाकिस्तान में भी ऐसे ही हुआ है। जंग आज़ादी बेमाया और मुफलिस मुसलमानों ने एक मुखलिस क़यादत में लड़ी, जानो माल की कुर्बानियाँ दी और फिर अपने घर बार और जायदादें लुटवा कर पाकिस्तान आ गए। लेकिन पाकिस्तान वजूद में आया तो उस पर अंग्रेज़ों के परवरदा जागीरदार और वडेरे काबिज हो गए, जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अमरीका नवाजी शुरू कर दी और अमरीका की दौलत की चकाचौंध ने उनकी अकल पर ऐसा पर्दा डाला कि मुल्क और अपने लोग अमरीका के ग़ुलाम बना डाले। बिल्कुल यही हाल अमरीका ने इंडोनेशिया में किया और आज वो इंडोनेशिया जिसकी ज़मीन से शहीदों के लहू की खुशबू उठती है, अमरीका का ग़ुलाम है। आइए मैं अब आपको जंग आज़ादी के हंगामे में लिए चलता हूँ। हमारी बटालियन को दूर के एक छोटे से कस्बे मोजोकर्तो में भेज दिया गया। वहाँ गए तो बटालियन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। ए और सी कंपनी को मोजोकर्तो में रहने दिया गया और बी और डी कंपनी को 10-11 मील दूर एक और मुकाम जोमबंग भेज दिया गया। हेडक्वार्टर मोजोकर्तो में रहा। मैं चूँकि हेडक्वार्टर के दफ्तर में सीनियर क्लर्क था, इसलिए मैं मोजोकर्तो में रहा। सूरत यूं बनी कि ए कंपनी में मुसलमान थे और सी कंपनी सिखों की थी। मुसलमान और सिख मोजोकर्तो में रहे और बी कंपनी हिंदुओं की थी और डी कंपनी मुसलमानों की। इस तरह हिंदू और मुसलमान जोमबंग चले गए। मोजोकर्तो में हमारी इन कंपनियों के अलावा एक लेबर फोर्स थी, जिसमें ज़्यादातर इंडोनेशियन ईसाई और जंगली से लोग थे, जिनका कोई मजहब था ही नहीं। कुछ अमरीकी फ़ौजी भी थे और कुछ अंग्रेज़ फ़ौजी भी थे, लेकिन उनकी कोई बाकायदा यूनिट वहाँ नहीं थी। यहाँ उनके दफातर थे। छोटी सी एक सिक्योरिटी फोर्स भी थी, जिसमें मुसलमानों की नफरी बहुत ही थोड़ी थी, बाकी सब ईसाई थे। ये दोनों कस्बे मोजोकर्तो और जोमबंग एक बड़े शहर सोराबाया से तकरीबन 20 मील दूर थे। हमें एक पुराने स्कूल में जगह दी गई थी। कस्बे के इर्द गिर्द हमारी कंपनियों की पोस्टें बना दी गईं। ये इस तरह बनाई जाती थीं कि रेत से भरी हुई बोरियां गोल दीवार की सूरत में रखी जाती और उनमें से मशीन गनों और राइफलों के लिए सुराख रख दिए जाते। उन पर छत की ज़रूरत नहीं थी। हर पोस्ट में 8-10 और किसी में ज़्यादा जवान रहते थे। हम कस्बे के बाजार में घूम फिर सकते थे, लेकिन शाम के बाद बाहर जाने की पाबंदी थी। हमें ख़ास तौर पर कहा गया था कि उन शहरियों से होशियार रहना। ये हुक्म बटालियन ऑर्डर में भी शामिल किया गया था। बटालियन ऑर्डर भी मेरे हाथों से निकले थे। इस ऑर्डर में पूरी बटालियन को खबरदार कर दिया गया था कि इंडोनेशियन गोरीले हथियारों और एम्यूनिशन में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, इसलिए अपनी जान से ज़्यादा अपने हथियार यानी असला और एम्यूनिशन की हिफाजत करो। मैंने पहले बताया है कि इंडोनेशियन गोरीलों के साथ हमारा राब्ता किस तरह हुआ करता था। अब राब्ते का एक तरीका पेश करता हूँ जो मैंने अपनी आंखों देखा। एक रोज़ 4 बजे के लगभग मेरे ऑफिसर दफ्तर से उठ गए तो मैं टहलता टहलता एक पोस्ट तक पहुँच गया, जिसमें मुसलमान कंपनी के 10-12 जवान ड्यूटी पर थे। उनका कमांडर ज़िले और तहसील जेलम के एक गाँव का रहने वाला नायक अब्दुल मजीद था, जो मेरा दोस्त था और मैं उसके जज्बे से भी वाकिफ़ था। मैं उस पोस्ट में जा बैठा। नायक मजीद बातें करते करते उठ खड़ा हुआ और सैंड बैगों की दीवार के साथ जा रुका। ऊपर से बाहर सब कुछ नजर आता था, मतलब ये कि ये दीवार एक अच्छे जवान के कंधों तक ऊंची थी। मैंने वैसे ही देखा कि नायक मजीद अपने एक हाथ में एक कागज़ को मरोड़ मरोड़ कर गोली बना रहा था। मैं भी उसके पास जा खड़ा हुआ और बाहर देखने लगा। वैसे ही मेरी नज़र बाहर के मनाजिर देखते देखते एक इंडोनेशियन लड़के पर रुक गई। उसकी उम्र 13-14 साल होगी। उसने पतलून की शक्ल का ज़रा तंग सा पाजामा पहना हुआ था और ऊपर कमीज़ नहीं बल्कि सिर्फ बनियान थी। वो नंगे पाँव था। उसका रंग जर्दी माइल गोरा था और लड़का बड़ा ही भोला भाला और बड़ी अच्छी शक्ल वाला था। वो इस तरह चला आ रहा था कि कंकरियों को ठोकरें मारता और कुछ उछालता कूदता भी था, जैसे इस उम्र के लड़के लड़कियां करते हैं। वो कुछ करीब आ गया तो उसने हमारी तरफ देखा। वो पोस्ट से कुछ दूर था, लेकिन उसी तरह ठोकरें मारता हमारे करीब आ गया और हमारी तरफ उसकी जैसे तवज्जो ही नहीं थी। नायक मजीद ने कागज़ की गोली जो बनाई थी वो अपने होंठों में ले ली और पीछे से बड़ी ज़ोर से फूंक मारी तो गोली दूर जा गिरी। वो लड़का गोली तक पहुंचा और उसे भी उसी तरह ठोकरें मारता आगे ले गया, जिस तरह वो हर चीज़ को ठोकरें मारता और खेलता चला आ रहा था। मजीद उसे देखता रहा और मेरी नज़रें भी उसी पर लगी रहीं।
जरा आगे जाकर उसने मालूम नहीं किस तरह गोली को पाँव से या गालिबन पाँव के अंगूठे से ऊपर को उछाला कि गोली उसके सर तक चली गई। उसने मुंह ऊपर करके मुंह खोल दिया और गोली मुंह में पकड़ ली और फिर वो दौड़ पड़ा। नाइक मजीद ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। फिर उसने कहा, अल्लाह का शुक्र है पैगाम पहुंच जाएगा। नाइक मजीद ने बताया कि वो इसी तरह ज़रूरी पैगाम इंडोनेशियन गोरीलों के कमांडर तक पहुंचाते हैं। मैंने पहले सुना था कि इस तरीके से मुसलमान फौजी गोरीलों को पहले ही खबरदार कर देते हैं कि फ़लाँ दिन फ़लाँ वक्त फ़ौज फ़लाँ ऑपरेशन के लिए निकल रही है और वो अपना बंदोबस्त कर लें। ये मैं आपको पहले तफसील से सुना चुका हूँ, लेकिन हम जिस जगह से आए थे वहाँ ये सहूलत थी कि हम खुद कस्बे में जा सकते थे और ज़रूरी बातें नहीं ज़बानी बता देते थे, या मैं ऑपरेशन ऑर्डर की नकल उनके हवाले कर आता था। ये सहूलत हर आबादी में नहीं थी। मैंने उस रोज़ वो तरीका अपनी आंखों देखा जो पहले सिर्फ सुना था। इसी तरह बज़ाहिर कोई गरीब और खलंडरा सा लड़का किसी पोस्ट के सामने से उछलता कूदता गुजर जाता और पोस्ट के मुसलमान कमांडर पैगाम लिखकर उसकी गोली बनाता और उसकी तरफ मुंह से उछाल देता था। लड़का इसी तरह उस गोली के साथ खेलता आगे चला जाता और पैगाम उठा लेता या उछाल कर मुंह में ले लेता। एक तरीका और भी था। कोई लड़का या लड़की, कोई बूढ़ा सा आदमी छाबड़ी उठाए पोस्टों के करीब से गुजरता था। छाबड़ी में उस इलाके का फल फ्रूट या कोई ऐसी ही चीज़ होती थी। पोस्ट का मुसलमान कमांडर पैगाम लिखकर उसकी गोली बना लेता या तय करके तावीज़ सा बना लेता और छाबड़ी के करीब जाकर ऐसी हरकतें और बातें करता कि देखने वाले यही समझते कि वो कुछ खरीद रहा है, लेकिन वो चीज़ लेकर कागज़ छाबड़ी में रख कर आ जाता। ये पैगाम गोरीलों के कमांडर तक पहुंच जाता। अमूमन कंपनी कमांडर, कंपनी सूबेदार और हवालदार मेजर को पूरे हफ्ते का प्रोग्राम दे दिया जाता कि फ़लाँ फ़लाँ दिन और फ़लाँ वक्त इतनी नफरी की एक पेट्रोल यानी गश्त पार्टी फ़लाँ एरिया में जाएगी और वो वहाँ क्या करेगी और किस वक्त वापस आना है। नाइक मजीद ने एक रोज़ बाद का प्रोग्राम मुख्तसरन उर्दू में लिखकर लड़के के ज़रिए भेज दिया था और इंडोनेशियन मुसलमानों के पास उर्दू पढ़ने वाले लोग मौजूद थे। उस वक्त तक इंडियन आर्मी के बहुत से मुसलमान फौजी उनके पास पहुंच चुके थे। 2 रोज़ के बाद दिन के 2 बजे दोनों कंपनियां पेट्रोल के लिए निकलीं। उनका मकसद और प्रोग्राम ना जाने क्या था, लेकिन मैं उसे पेट्रोल या गश्त कहूँगा। मैं इतना जानता था कि कैंप से दोनों कंपनियों को इकट्ठे निकलना था और कस्बे से दूर जाकर सिख कंपनी को एक तरफ और मुसलमान कंपनी को दूसरी तरफ चले जाना था। यानी दोनों कंपनियों को अलग अलग एरिया दिया गया था और उन्हें उस सारे इलाके की तलाशी लेनी थी और कोई छोटा मोटा गांव देखकर उसको भी अच्छी तरह देखना था और ज़रूरत के मुताबिक तलाशी तक नौबत आए तो वो भी लेनी थी। वहाँ इसी किस्म के टास्क हुआ करते थे। शाम को जब कंपनियां अपने अपने टास्क से फारिग होकर एक जगह इकट्ठी हुई और कैंप में आईं तो हमें पता चला कि 3 सिख मारे गए हैं और चंद एक जख्मी हुए थे। ये कंपनी गोरीलों की जद में आ गई थी और गोरीले फायरिंग करके भाग गए थे। उधर मुसलमान कंपनी पर एक भी राउंड फायर नहीं हुआ था। मैं समझ गया कि उस रोज़ नाइक अब्दुल मजीद ने उस लड़के के आगे क्या पैगाम भेजा था। गोरीलों को पहले ही बता दिया गया था कि मुसलमान कंपनी फ़लाँ एरिया में जाएगी और फ़लाँ एरिया में सिखों की कंपनी जाएगी। गोरीले सिखों के इलाके में चले गए और 3 सिखों को हलाक और चंद एक को ज़ख्मी करके गायब हो गए। अंग्रेज़ ऑफिसर इन बातों को खूब समझते थे। अब ये राज नहीं रह गया था कि इंडियन आर्मी के मुसलमान फ़ौजी गोरीलों की मदद करते हैं और उनके साथ ताउन भी करते हैं। अब हमारे अफसरों ने देखा कि सिख मारे गए हैं और मुसलमानों की तरफ गोरीलों ने देखा ही नहीं, तो अफसरों ने यह ऑर्डर जारी कर दिया कि आइंदा गश्ती पार्टी एक कंपनी की नहीं बल्कि आधे मुसलमान और आधे सिख इकट्ठे जाया करेंगे। अंग्रेज़ों ने यह हुक्म तो दे दिया, लेकिन ये ना सोचा कि सिख फिर भी दूर से पहचाने जाते हैं। उस हुक्म के बाद 2 मरतबा ऐसे हुआ कि 10-11 मुसलमान और 10-11 सिख इकट्ठे किसी टास्क पर भेजे गए, लेकिन मारे गए तो सिर्फ सिख मारे गए। उस इलाके के गोरीलों को मालूम था कि सिखों के साथ जो दूसरे फौजी हैं वो मुसलमान हैं। दीगर वाक़यात सुनाने से पहले एक बड़ी दिलचस्प बात सुनाता हूँ। ये एक वाक़या है जिसका ताल्लुक अमेरिका की मैरीन फोर्स के साथ है। पहले ये खबर मैंने ज़बानी सुनी थी, फिर 15-16 दिनों के बाद मैंने अपने अंग्रेज़ एजुडेंट की मेज़ पर एक अंग्रेज़ी अखबार पढ़ा देखा और उसमें यह खबर पूरी तफसील के साथ छपी हुई थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि यह अमेरिका का अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स था। मैंने पहले बताया है कि इंडोनेशिया 17,000 छोटे बड़े जज़ायर का मजमुआ है। इन अजीब गरीब जजीरों में जंगली जानवर पाए जाते हैं। ये भी बता चुका हूँ कि इंडोनेशिया का 75% रकबा जंगलात है, बाकी एक हिस्सा ज़रा मैदानी है। उन जंगलात में शेर भी पाए जाते हैं, हाथी भी, दरख्तों पर रहने वाले अजदहे भी, जिन्हें ग्रीन ट्री पाइथन्स कहते हैं। उनका रंग सब्जी माइल होता है और एक अजीब जानवर है जो है तो कैंगरू, लेकिन ये दरख्तों पर रहता है। बंदर और बनमानस की नस्ल के ऐसे जानवर मिलते हैं जो दुनिया के किसी और खित्ते में नहीं होते।
वहाँ एक जजीरा है जिसका नाम कोमोडो है। ये जजीरा हमारे मोजो कर्टो कैंप से 500 मील के लगभग दूर था। ये जजीरा हमेशा गैर आबाद चला रहा था। ये इलाके यानी ये कुछ जजीरे जंग अजीम से महफूज रहे थे। दूसरे इलाकों में जंग के धमाके होते रहे। वहाँ के दरिंदे और जंगली जानवर भागकर उन जजीरों में चले गए जो जंग से महफूज थे। खबर यह मिली कि जंग आज़ादी को कुचलने के लिए अमेरिका ने अपनी नेवी का भी इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। अमेरिकन नेवी की एक गन बोट में कमोबेश 15 फौजी या नेवी के आदमी थे। जजीरा कोमोडो में जा उतरे। शायद रैकी के लिए वहां गए थे, यानी ये देखने के लिए कि इस जजीरे में क्या है। उनका मकसद बहरहाल फौजी था। उनके साथ एक लेफ्टिनेंट था। उन्हें बड़ी अजीब और खौफनाक आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। ये आवाज़ें शेर की गरज और हाथी की चिंगाड़ जैसी मिली जुली आवाज़ें थीं। ये तो कहा जा सकता था कि ये आवाज़ें किसी जानवर या दरिंदे की हैं, लेकिन उन अमरीकियों ने ऐसा दरिंदा कभी देखा नहीं था। वो आगे चलते गए और ऐसा मंजर उनकी आंखों के सामने आ गया जिस पर वो देखने के बावजूद यकीन ना कर सके। छिपकली या सांडे की शक्ल के दो अफरियत आपस में लड़ रहे थे। उन अमरीकियों से वो तकरीबन 60 या 70 गज दूर थे। उस अफरियत की लंबाई 8 गज से 10 गज तक थी। उनके पंजों के नाखन खंजरों जैसे थे और वो दोनों एक दूसरे को लहूलुहान कर रहे थे।